हमारे साथ बातचीत करने के लिए एमआईएम नेता राणा रंजीत सिंह हैं। अभी हाल ही में बिहार का बाई इलेक्शन का रिजल्ट घोषित हुआ है। इस चुनाव में एनडीए तो एक तरह से जीतने में सभी सीटों पर कामयाब रही है, जबकि प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी तीसरे नंबर पर रही है और चौथे पायदान पर इनके दल के कैंडिडेट रहे हैं, जहां इनके दल के कैंडिडेट 2 ही सीटों पर लड़े थे, बाकी 2 सीट पर इनके दल के कैंडिडेट नहीं थे। हम एमआईएम नेता राणा रंजीत सिंह से जानेंगे कि इनके पार्टी के प्रत्याशियों का परफॉर्मेंस इस बाई इलेक्शन में कैसा रहा और 2025 के लिए इनकी पार्टी का क्या रणनीति है। आइए, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोगों ने इमामगंज का रिज़ल्ट आपने देखा होगा। आरजेडी वहाँ 6000 वोट से हारी और हमारे कैंडिडेट को 7500 वोट आया है। और जो 7500 वोट था, अगर हम नहीं लड़ते तो 100% वोट जो है वो आरजेडी को ही जाता। तो ये सच्चाई है। छोटी पार्टियाँ जो हैं, या जिनको आप जाति की पार्टी कहते हैं, चाहे पासवान जी की पार्टी हो गई, मांझी जी की पार्टी हो गई, सहनी जी की पार्टी हो गई, या कुर्मी कुशवाहा लोग की जो पार्टी है, तो कहीं ना कहीं जाति वाली जो पार्टी है वो गठबंधन करके ही आगे बढ़ती है। अकेले लड़ती है तो किसी का नुकसान करती है, अकेले शायद जीत ना पाए। तो हम ये सच्चाई से अलग नहीं है और हम लोग भी इस बात को स्वीकारते हैं। और आरजेडी के साथ तो हम लोग बहुत समन्वय बना करके ही चला करते थे, लेकिन पिछली बार हमारे 5 विधायक थे, 4 विधायकों को उन्होंने तोड़ा, तब से संबंध खराब हुआ। लेकिन हमारा संबंध जो है वो, हम आज भी, हमारा दरवाज़ा खुला हुआ है। आप अपनी गलती को अगर स्वीकारते हैं कि आपसे गलती हुई, हमारे 4 विधायकों को आपने तोड़ा, वो आपकी गलती हुई, और आने वाले समय में 25 में अगर एक होकर के चुनाव आप लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं जो नुकसान हुआ है वो ऐसा नहीं होता। दोनों ही जगह, बेलागंज में और इमामगंज में, जो वोट हम लोगों ने काटा वो तो आरजेडी का काटा। और आप देख रहे हैं कि 1000, 500, 2000 के मात्रा से हार जीत हो रहा है, क्योंकि जैसे लड़ाई त्रिकोणीय और चारकोणीय होगा, जीत का मार्जिन बहुत छोटा होता चला जाएगा। तो अभी एक चीज़, बीजेपी का ट्रेंडिंग स्लोगन चल रहा है, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, और इस स्लोगन पर उन्होंने हरियाणा जीतने का दावा किया है। और महाराष्ट्र में तो सुनामी से ही आ गई है। वहाँ की जो महायुति है, गठबंधन है एनडीए का, वह तो प्रचंड बहुमत से जीती है, जबकि झारखंड में एनडीए का सुफड़ा साफ हो गया है। बीजेपी अपने जीते हुए सीट को भी बचाने में इस बार कामयाब नहीं हुई है। ये जो स्लोगन है, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? यह हमारे समझ से मुस्लिम ध्रुवीकरण के लिए ही बोला गया स्लोगन है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए, तब विकास की चर्चा नहीं होती है, ना रोड की चर्चा होती है, ना स्कूल की चर्चा, ना रोजगार की चर्चा, ना स्वास्थ्य व्यवस्था की चर्चा। जब ये इस तरह के नारे जब हावी हो जाते हैं तो विकास और बाकी चीज़ों की चर्चा नहीं होती। और ये हमेशा से तो बीजेपी ने यही काम किया है। और ये हम लोग की बदनसीबी बोलिए या हम लोग के लिए ये बोलिए कि पढ़े लिखे लोग भी उसमें बह जा रहे हैं, उस लहर में। तो एक बहुत चिंता का विषय है, समाज के लिए बहुत चिंता का विषय है। और हिंदू मैं भी हूँ, लेकिन हाँ, मैं बीजेपी सर्टिफाइड हिंदू नहीं हूँ। मैं पूजा भी करता हूँ, जय श्री राम भी करता हूँ, और वो काम करता हूँ जो एक हिंदू करता है, लेकिन मैं वोट बीजेपी के खिलाफ देता हूँ। तो भी मैं हिंदू रह सकता हूँ ना, ऐसा तो नहीं है कि जो इन्होंने एक सर्टिफिकेट बना रखा है। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है, इसको बदलना पड़ेगा। आज मान लीजिए ठीक है, महाराष्ट्र में उनका चला, लेकिन झारखंड में नहीं चला। तो बिहार और झारखंड और यूपी के लोग राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय रहते हैं। बड़े बड़े शहरों में लोग अपने अपने रोजगार में, अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन यहाँ वो नहीं चलने वाला है। बिहार में खास करके आप देखिएगा, तेजस्वी जी ने गलती किया, ओसामा साहब को ले जा करके उन्होंने खड़ा कर दिया। एक तो कोई भी काम करने का एक समय होता है, जब समय पार हो जाए, दवाई अगर एक्सपायर्ड हो जाए तो फ़ायदा करने की जगह नुकसान कर जाता है। तो अभी जो ओसामा भाई को लेके गए तो लोगों का घाव ताज़ा हो गया। लोगों ने बोला, अरे बाप रे, इन्होंने ही तो किया था इस तरह से, नहीं तो बेचारा इसकी माँ आज सांसद होती। तो वो ट्रॉफी थे एक धोखे का, एक ज़ख्म का, और वो ज़ख्म तरोताज़ा हो गया। लोगों ने देखा, मुसलमान भाई बोले कि नहीं, इनको सबक सिखाना ज़रूरी है। और तेजस्वी जी थोड़ा अपने घमंड में है, अहंकार में है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ही समझाने का प्रयास करूंगा कि ये अंतिम मौका है। अगर आप मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते हैं तो आपके पिता बहुत जानकार, बहुत राजनीतिक रूप से परिपक्व, हम सबके गार्जियन लालू प्रसाद यादव जी के मार्गदर्शन में आप उनको कमान दीजिए, और जैसा वो कहते हैं चुपचाप केवल उतना करिएगा, तो आप निश्चित रूप से आपका रास्ता खुल जाएगा। और जितनी भी सेकुलर विचारधारा की पार्टियां हैं, जैसे एमआईएम है, हम नहीं चाहते कि भाजपा और एनडीए की सरकार आए, लेकिन अगर आप अपने घमंड में चूर रहेंगे तो हम अपनी ताकत तो दिखाएंगे। तो चुनाव में जो लड़ेगा उसी का कभी ना कभी समय आएगा, उसी का अस्तित्व जिंदा रहेगा। तो एमआईएम के साथ अगर गठबंधन, हमारे 5 विधायक थे, हमको 15 सीट पे आप गठबंधन कर लीजिए, हम तो तैयार हैं।
तो आपकी इच्छा है कि बिहार में एकजुट होकर के एनडीए के खिलाफ लड़ा जाए 2025 का चुनाव? बिल्कुल, बिल्कुल, हमारी इच्छा है और यही है कि लोकतंत्र की खूबसूरती है कि 5 साल में सरकारें बदलनी चाहिए। एक ही आदमी जब लगातार 15 साल 20 साल जब रह जाता है सरकार में, तो अफ़सरशाही हावी हो जाता है, अफ़सर बेलगाम हो जाते हैं, वो किसी का सुनते नहीं हैं। तो हर 5 साल में बदलाव होना चाहिए, जैसे कि आप लोग जो है हम लोग बिहार बदनसीब है, राजस्थान वगैरह या कई ऐसे स्टेट हैं जो हर 5 साल में बदले हैं, वो काफ़ी विकसित राज्य हैं। यहाँ तो जिसकी सरकार बन जाती है उसी की सरकार बनते चली जाती है, जब तक बहुत बड़ा आंदोलन नहीं हो और बहुत मतलब बुरी तरीके से उस सरकार की दल को हरा नहीं दे। बिल्कुल, लेकिन इस बार मैं जनसुराज को भी बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक तीसरा विकल्प के रूप में अपने आप को स्थापित किया है और जैसे ही विकल्प खुलेंगे तो जो जात-पात वाला मुद्दा है वो कमज़ोर होगा, ख़त्म तो नहीं होगा, वो कमज़ोर होगा और विकास की बातें, शिक्षा की बातें, स्वास्थ्य की बातें, रोज़गार की बातें भी चर्चा में आएँगी। तो मैं बधाई देता हूँ जनसुराज को और अच्छा उन्होंने प्रयास किया। अभी एक बार बेलागंज के उपचुनाव में देखा गया है कि बेलागंज से 1990 से लगातार 2020 तक सुरेंद्र यादव प्रतिनिधित्व करते आ गए। उनका एक मजबूत गढ़ था। जदयू वहाँ से अब तक कभी नहीं जीती थी। 2010 का बहुत बड़ा सुनामी था एनडीए का, उस समय भी नहीं, लेकिन इस बार वह दीवार दरक गई है। ऐसा क्यों, कैसे हो गया? देखिए मुसलमान भाई अब जाग गए हैं। हम लोग खुरपी से खोद रहे थे मिट्टी को, जगाने का प्रयास कर रहे थे और जनसुराज आके जेसीबी लगा दिया है और मुसलमान अब जाग गया है, मुसलमान अब समझ गया है। मोदी का भय रहता है इसलिए लोकसभा में तो लोग आरजेडी जैसी पार्टी को वोट देता है, लेकिन विधानसभा में वैसे नहीं करने जा रहा है। आप देखिए ना रुपौली में क्या हुआ, आरजेडी का कै नंबर पर चली गई, रामगढ़ में देख लीजिए क्या नंबर पर चली गई, बेलागंज का हश्र देख लीजिए। तो मुसलमान जिस दिन खिसक गया इस पार्टी से, इस पार्टी का तो वजूद ही खत्म हो जाएगा और छोड़िए मुसलमान, यादव भी तो टूट रहे हैं। वही मेरे कहने का मतलब है कि सुरेंद्र यादव भी और मनोरमा देवी भी यादव, इसका मतलब है कि राजद के साथ उनका एमवाई जो समीकरण था वो इंटरेक्ट नहीं रह पाया इस चुनाव में भी। मुस्लिम भाइयों का जिस दिन साथ छूट गया, यादव भी 20% रह जाएगा, बाकी यादव भी बिखर जाएगा। मुसलमान एकमुश्त रहता है, इसीलिए यादव भी एकजुट है कि भाई जीतने की संभावनाएं बढ़ी हुई हैं। जैसे हम ही लोग हैं, हम लोगों पे आरोप है कि हम लोग मुसलमान की पार्टियां हैं, तो लोग ये कहते हैं कि ठीक है 10,000 15,000 वोट आप ला पाइएगा, लेकिन चुनाव जीतना आपके लिए आसान नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। मैं राजपूत समाज से आता हूँ और तमाम राजपूत भाइयों से मैं आग्रह करता हूँ, उनको जगाने का भी प्रयास करता हूँ कि राजपूत समाज का किसी पार्टी में कद्र नहीं है। हम लोग न भाजपा में हमारा कद्र है, न आरजेडी में हमारा कद्र है। हम लोग आकर के एक नया समीकरण बनाते हैं जिसमें राजपूत समाज, फॉरवर्ड समाज का कहने का मतलब है, और दलित समाज और मुस्लिम समाज, जो पहले कांग्रेस के ज़माने में आप लोगों ने देखा होगा। तो मैं हमेशा अपने हिंदू भाइयों को, कई लोग मेरे साथ जुड़ भी रहे हैं विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में, अपने आप को देखते हैं जहाँ मुस्लिम की आबादी अच्छी है, तो क्योंकि केवल राजपूत के वोट से नहीं आप जीत सकते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जाति का वोट आपके पीछे होना चाहिए। मैं जाता हूँ शादियों में तो लोग कहते हैं कि भाई किस पार्टी में आप हैं, क्यों आप यहाँ पे हैं, तो उनको जब मैं समझाता हूँ, तर्क देता हूँ, तब वो समझ पाते हैं कि नहीं ठीक है, क्योंकि राजपूत समाज मेरा परिवार है। जिस दिन भी मेरा समाज देखेगा कि मैं चुनाव में अच्छी स्थिति में हूँ, मुस्लिम समाज मेरे साथ है, दलित समाज मेरे साथ है, तो ये तो मेरा परिवार है, मेरा जात, ये तो खुद ब खुद चलाएगा। इसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं किस पार्टी से हूँ, किससे हूँ। तो देखिएगा कि भाई हमारा भाई, हमारा समाज का लड़का अगर आगे बढ़ रहा है, जीतने के लिए तो समीकरण बनाना पड़ता है। अकेले राजपूत के समीकरण से आप नेता नहीं बनिए, और राजपूत समाज तो राजा का पुत्र होता है, वो खुद राजा है, उसका कोई नेता नहीं बन सकता है। वो परिस्थिति के हिसाब से चुनाव में वोट कर देगा आपको, लेकिन कोई कहे कि राजपूत का मैं नेता हूँ, ये नहीं हो सकता है। राजपूत समाज किसी का नेतृत्व स्वीकार नहीं करता, खुद राजा का पुत्र है। अभी तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव चल रहा है। इस चुनाव में आपके दल की क्या भूमिका होगी? आपके दल से तो कोई कैंडिडेट है नहीं। देखिए 26 तारीख को हम लोगों ने एक बैठक बुलाया है मुजफ्फरपुर में, और मुख्य उद्देश्य यही है कि हम लोग इस चुनाव में किसको मदद करें। 2-3 निर्दलीय प्रत्याशी हैं जिन्होंने हम लोग को अप्रोच किया है कि भाई हम लोग चाहते हैं कि आपकी विचारधारा से जो आप जय भीम जय मीम का नारा आप लोग बुलंद करते हैं दलित को, और कैसे फॉरवर्ड और मुसलमान की लड़ाई को, क़यादत की लड़ाई को लड़ सकें, वक्फ बोर्ड की लड़ाई, ऐसी चीज़ें। तो जो 4-5 कैंडिडेट हैं उसमें से हम लोग शॉर्टलिस्ट करेंगे, जिसका विचारधारा हम लोगों से होगा। हम लोग 26 को बैठक करके बहुत जल्दी उसके बाद 27-28 तक हम लोग अपना जो भी समर्थन होगा हम लोग उम्मीदवार को दे देंगे। बिहार में प्रशांत किशोर के पार्टी का भविष्य आप कैसे देख रहे हैं? देखिए प्रशांत किशोर जी ने अभी जल्दीबाजी कर दिया है। अगर ये 4 सीट पे वो नहीं लड़ते, चूँकि वो उस इलाके में उनका यात्रा हुआ नहीं था, तो वो जो एक भय था और एक जो वैक्यूम जो उनका बन रहा था, जो माहौल बन रहा था, वो ज़बरदस्त बन रहा था, तो थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है।
क्योंकि मगध में तो उनका परफॉर्मेंस बढ़िया रहा है, लेकिन उनका जो गृह क्षेत्र शाहाबाद है वहाँ एकदम वो शून्य पर है। देखिए चुनाव में तो अलग 2 दिन पहले जो माहौल बनता है ना, वो बैकवर्ड फॉरवर्ड का ऐसा माहौल बना कि वो उसमें बेचारे बह गए। यहाँ विकास की बातें कम होती हैं। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग भी जब बाहर से पढ़ लिख करके आए थे तो इन बातों को करते थे कि भाई ये बदलाव होना चाहिए, वो बदलाव होना चाहिए, लेकिन यहाँ की सच्चाई कुछ और है। और अगर मैदान में उतरे हैं पहलवानी करने, तो हमारे दुश्मन को कैसे पराजित करना है उसके लिए रणनीति तैयार किया जाता है। तो बिहार आज भी विकास के मुद्दे और ये मुद्दे यहाँ हावी नहीं है, बहुत छोटा रहता है। चर्चाएँ के लिए, डिबेट के लिए केवल विकास के मुद्दे रहते हैं। बाकी 2 दिन पहले पूरा जाति और जो है वही सब हावी होता है। तो निश्चित रूप से बहुत चैलेंज अभी प्रशांत किशोर जी को झेलना है, देखना है। और बड़ी बात है कि वो पहले ही अनाउंस कर देते हैं कि मैं किसी से गठबंधन नहीं करूँगा। बहुत सारी बातें जो हैं बोली नहीं जाती, वो अंदर रखी जाती है समय आने पे। तो मतलब अच्छा आने वाले समय में बिहार जातियों से निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। पूर्ण रूप से तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक निकलेगा। जब छोटी पार्टियां, हम लोग हैं, जनसुराज तो अच्छा परफॉर्म कर रही है, उनके पास बहुत सारा पैसा है। हम लोग तो गरीबों की पार्टी हैं, हम लोग तो अपनी विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं। तो लेकिन अच्छा है, लड़ाई जब चारकोणीय त्रिकोणीय होगा तो जीत का मार्जिन घटेगा और हर तरह के कैंडिडेट को भी उसमें मौका मिलेगा। नहीं तो 2 पार्टियों के बीच में तीसरा कोई आ नहीं पाता है। तो ये बिहार के राजनीति के लिए एक बेहतर हुआ है, एक अच्छा हुआ कि भाई तीसरा विकल्प के रूप में जनसुराज स्थापित हुई है, MIM स्थापित हुई है। ये हमारे बिहार के लिए अच्छा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।